नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। करीब 5 साल से ज्यादा वक्त के बाद बीजेपी संगठन का चेहरा अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं और अब वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे। संगठन का काम ठीक ढंग से चल सके, इसके लिए खंडेलवाल प्रदेश मंत्री, जिला मंत्री, कार्यालय मंत्री, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, विभिन्न विभागों के संयोजक से लेकर हर स्तर पर बदलाव कर नई टीम बनाएंगे। हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालते ही ये साफ कर दिया कि चलना तो पार्टी लाइन पर ही होगा। उनका जोर इसी पर था कि अनुशासन पार्टी की रीति नीति है और उसकी परंपरा का हिस्सा है, इसलिए पार्टी लाइन से अगर कोई दाएं बाएं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पार्टी के जो नेता हैं बेतुका बयान दे देते हैं, जिससे पार्टी की किरकिरी होती है। ऐसे लोगों को साफ संदेश दिया गया। चुनौती सिर्फ एक नहीं है। खंडेलवाल के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है पार्टी में जब बदलाव की बयार चलेगी तब उस दौरान कार्यकारिणी से लेकर संगठन में किसको जगह दी जाए ये ज़रूरी है। पार्टी में बड़े नेताओं का दबाव तो रहेगा ही और बड़े नेताओं का दबदबा भी है। ऐसे में उनके अपनों को जगह दी जाए वो भी खंडेलवाल के सामने एक खास चुनौती रहेगी। वहीं खंडेलवाल के जो खास हैं उनको भी कैसे खपाया जाए, संगठन के सामने ये भी बड़ी चुनौती होगी कि संगठन में भाई जो उनके खास हैं उनको कैसे खपाया जाए। क्योंकि एक ऐसी टीम खंडेलवाल को बनानी है जिससे केंद्रीय नेतृत्व भी नाराज़ ना हो और राज्य का नेतृत्व भी नाराज़ ना हो। क्योंकि सीएम का हाथ खंडेलवाल के ऊपर है और यही वजह रही कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए एमपी के। और अब एक चुनौती भी सामने आएगी क्योंकि ऐसे में टीम ऐसी बनानी है जो उनके लिए और सहूलियत हो, जिससे वो काम सही तरीके से कर सकें। देखिए, ये अलग अलग नेताओं की टीम की जो प्रकृति और प्रवृत्ति वो कांग्रेस पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी एक ही टीम है। कमल पार्टी, कमल टीम, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, इस भाव से पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता मिलकर काम करते हैं। हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को काम। तो जिस कार्यकर्ता को संगठन और व्यवस्था उचित समझती है वो समयकाल परिस्थिति के आधार पर उसको दायित्व देती है। कल तक आदरणीय वी.डी. शर्मा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, आज माननीय हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। चुनाव का ये तो औपचारिकता है, इसको चुनाव का हो गया। एक ही फॉर्म भरा गया, एक आदमी दौड़ा और पहले नंबर पर आ गया। तो बीजेपी का अपना मामला है, इसमें कांग्रेस को कुछ नहीं कहना है और वो अपनी कार्यकारिणी बनाए, क्योंकि ये तो प्रतीकात्मक लोग हैं, मुखौटे हैं। इनको कंडक्ट करने वाला कोई और है। तो एक बड़ी चुनौती है और संगठन के अंदर बीजेपी संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल कई हैं, उन सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। घनश्याम पिरोनिया जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले घनश्याम जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। घनश्याम जी, आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं बीजेपी के। ऐसे में सवाल ये घनश्याम जी कि संगठन में एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा। खंडेलवाल अब आए हैं, कार्यभार संभाला है उन्होंने, एक बड़ा बदलाव होगा, ऊपर से नीचे सब बदल दिए जाएंगे, कई चेहरे बदल दिए जाएंगे। एक चुनौती होगी उनके सामने कि कैसे अपनों को जगह दी जाए, तरजीह दिया जाए, और कैसे जो बड़े नेता हैं जिनका पार्टी में अच्छा खासा होल्ड है उनको जगह दी जाए, उनके चहितों को जगह दी जाए। ये भी एक चुनौती रहेगी। कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और आपने सबने प्रदेश में, देश में, सब लोगों ने देखा कि कैसे हमारा संगठन पर्व का ये काम संपन्न हुआ। और अगर ये कहीं बुंदेला जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ समावेश हुए हैं। बड़े सुंदासा में भी
कह रहे थे कि अगर मान लो वो कांग्रेस में होते तो कभी इस प्रकार से जो है अनुशासनबद्ध तरीके से काम नहीं होता था। ये भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी नियत समय पर आए, मंच पर बैठे और बकायदा कार्यकर्ता को संबोधित करते उन्होंने कहा, भाई जो भी फार्म भरना चाहता है अध्यक्ष के लिए वो आए, अपना फार्म प्रस्तुत करें। लेकिन देखिए, संस्था का, संगठन का, पार्टी का जो अनुशासन होता है, अगर हमने तय किया है सबने बैठ करके सामूहिक रूप से संगठन इसमें, तो वही निर्णय होता है और फिर सब उसके पीछे खड़े रहते हैं। ये दृश्य अगर कहीं दिखाई देता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है। पूरा हमारा नेतृत्व प्रदेश से लेके केंद्र तक का, जैसे पहले मोहन यादव जी गए आदरणीय खंडेलवाल जी का पर्चा प्रस्तुत करने के लिए, फिर आदरणीय बीडी शर्मा जी गए, फिर आदरणीय शिवराज जी गए, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेके सारे हमारा नेतृत्व, ये फार्म उनका। लेकिन सर इन्हीं के नेताओं को जगह देने की चुनौती भी है भाई सबका। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाहेंगे कि उनके लोगों को जगह दी जाए, कार्यकारिणी में, संगठन में जगह दी जाए, और शिवराज सिंह चौहान भी चाहेंगे जगह दी जाए, और विधायक जी आप भी चाहेंगे जगह दी जाए किसी आप लोगों को। तो चुनौती रहेगी ना। मेरा वही तो निवेदन है, कुल मिलाकर के माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, माननीय शिवराज सिंह जी हों या अन्य हमारा नेतृत्व हो, देखिए कुल मिलाकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं पहले। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जैसा कल कहा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनके पहले उद्घोषणा में, अपने भाषण में, कि जो समर्पित कार्यकर्ता है और समर्पित कार्यकर्ता को उसको सम्मान भी दिया जाएगा, और कहाँ किसकी योग्यता है उसको उस स्थान पर रख के पार्टी इसमें, संगठन इसमें, या कहीं सरकार स्तर पर ही इनको रखना है, सब लोगों का उचित स्थान ये हमारा कहीं ना कहीं नेतृत्व देखता है। ठीक, और उस अनुसार उसकी कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है अवनीश बुंदेला जी, आप संगठन में जब कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं उसके सामने? क्योंकि एक चुनौती तो सबसे बड़ी ये होती है कि भाई जो पहले के हैं वो जब हटते हैं पद से, तो एक चुनौती ये होती है कि फिर उन्हें कैसे साथ में लेकर चलना है। दूसरी चुनौती कि अपनों को भी जगह देना है, और जो और दूसरे लोग हैं जो पार्टी के अंदर अच्छा खासा होल्ड रखते हैं उनके लोगों को भी जगह देना है। किस तरह की चुनौतियां आती हैं सामने सर? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने एकदम नए व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में चलन चल चुका है कि अब इनके यहाँ जो वरिष्ठ और जो बड़े नेता हैं वो अब ना तो मुख्यमंत्री बनते ना प्रदेश अध्यक्ष बनते। चाहे आप मध्य प्रदेश देख लें, चाहे छत्तीसगढ़ देख लें, चाहे राजस्थान देख लें, पहली बार का जीता हुआ विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है। इसमें आप ये तो कहेंगे नहीं साहब ये हमारी खूबी है, खूबी नहीं, ये आपको रबर स्टैंप लोगों की अब आदत पड़ चुकी है। मतलब जो यसमैन हो और गृह मंत्री आप बनाते नहीं है, गृह मंत्री जो होता है वो खुद मुख्यमंत्री होता है। ये भाजपा का एक नया ट्रेंड चल चुका है। और अभी घनश्याम पुरोनिया जी कह रहे थे ये भाजपा है। हाँ साहब, मैं कब कह रहा हूँ ये कांग्रेस और सपा है, ये भाजपा है आपकी। मुझे लगता है भाजपा के नेता खुद ही भूल जाते हैं किस लिए कहते हैं ये भाजपा है। हम कह रहे हैं हाँ भैया ये भाजपा है, ये आप ही क्या हो सकता है, ये हमारे नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने देखा भारतीय जनता पार्टी में कई सारे ऐसे नेता थे, जैसे एक में इनके पड़ोसी नरोत्तम मिश्रा जी अपना पुनर्वास चाह रहे थे, बहुत सपने सजो, इन्होंने खूब मीडिया में चलवाया। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जी और भी कई सारे, भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी, कई सारे लोग थे। मैं समझता हूँ बड़े वरिष्ठ और योग्य लोग थे। लेकिन ठीक है, आपने हेमंत खंडेलवाल जी को बनाया, हमें उस पर कुछ नहीं कहना, ये आपका अपना विषय। लेकिन मनीष जी आप भी भाई सब कुछ कहकर आप कह रहे हैं कुछ कहना नहीं है। पहले आपने कह दिया कि जो कम योग्य थे उनको जगह दे दीजिए, फिर कह रहे हैं हमको कुछ कहना नहीं है। मेरी बात समझे, 3 अध्यक्ष अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो बने वो एक अंचल से बने। चाहे आप ये आप बीडी शर्मा देख लें, चाहे आप स्वर्गीय प्रभात झा देख लें, चाहे आप नरेंद्र सिंह तोमर देख लें,
ये लगभग जो थे सारे ग्वालियर चंबल संभाग से, बीच में एक नंद कुमार सिंह चौहान जो थे वो खंडवांचल से आते थे। तो अब इन्होंने बिल्कुल चल के एकदम ऐसी जगह आए जहां बेसिकली भारतीय जनता पार्टी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप देखें छिंदवाड़ा बैतूल में भाजपा और कांग्रेस जो है 50-50 पर, बल्कि कांग्रेस लीड लेती है। तो अब इन्होंने क्या प्लानिंग से बना, हम तो साफ कहते हैं साहब पर्ची चली होगी, पर्ची चल के सबसे पहले नागपुर से गई दिल्ली, दिल्ली से पर्ची यहाँ आई। क्योंकि जब मुख्यमंत्री पर्ची पर बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर्ची पर बनते हैं, ये तो फिर भी ठीक है। इनके हमने देखा जो जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष भी दिल्ली से पर्ची पर बनते हैं। तो भाजपा में लोकतंत्र कहाँ रहा? और सही कहा मुकेश नायक जी ने कि आप खुद अकेले रेस में दौड़े, खुद के लिए रेस आयोजित की और खुद जीत गए, तो कहीं चुनाव संपन्न ही नहीं हुआ साहब। एक आदमी खड़ा हुआ तो उसको डॉक्टर आर के शुक्ला जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, यहाँ पर देखिए बात किया जा रहा है कि भाई लोकतंत्र नहीं है बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो भाई जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से चुनाव हुआ। ये तो सबके यहाँ रीति नीति है कि जो पार्टी का जो वरिष्ठ चाहता है वही प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। तो उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चुनौतियाँ आती हैं, इसके बाद जो चुनौती आती है वो किस तरह से आप लोग देखते हैं, और वो चुनौती कैसे आती है? आते अवनीश जी आते हैं आपके पास, उन चुनौतियों को कैसे आपको लग रहा है खंडेलवाल पार करेंगे? देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, मतलब मनोनीत या चुनाव चुने गए हैं, जो भी शब्द अपन यूज करना वो कर सकते हैं, पहले तो उनके लिए बधाई। अब रहा सवाल इसका कि भाई उनके सामने क्या चुनौतियां आएंगी। निश्चित रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय का चयन हुआ है या जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके चयन के पहले और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न नेताओं में कहीं न कहीं असंतोष तो है, नाराजगी है। लेकिन क्योंकि पार्टी सत्ता में है तो वो नाराजगी बड़ा ये खुल के वो सामने तो नहीं आ पाएगी, है ना। वो नाराजगी सड़कों पे दिखाई नहीं देगी अंदरूनी रूप से, लेकिन इसमें निश्चित रूप से लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर निराशा है। अब रहा सवाल आने वाली कार्यकारिणी बनाने का, किस निराशा है तो किसमें है निराशा? किसमें निराशा है सर? 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अब ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी है, योग्य नेताओं की कमी है, पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ता उनका निराशा किसमें है सर? हम ये जानना चाहते हैं शुक्ला जी, निराशा किसमें है जी? निराशा किसमें? आपने कहा निराशा है, तो किसमें निराशा है? भाई स्वाभाविक है, वो लोग दौड़ में थे और वो नहीं चयनित हो पाए, नहीं बन पाए, उनमें निराशा तो होगी। तो किसी भी पार्टी कुर्सी तो मेरे ख्याल से एक ही होती है सर, ये सबको मालूम है। अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हो, भाई कप्तान तो एक ही बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि सब कप्तान बन जाएंगे। तो रेस में तो बहुत रहेंगे सर, रेस में तो बहुत रहेंगे। अब ऐसा तो है ना कि पहले कोई एक कुर्सी बना दी जाएगी, तो उसमें इसमें निराशा की बात ही नहीं हो सकती, होनी चाहिए मेरे ख्याल से। भाई आप रेस में 10 लोग हैं, लेकिन चुना तो एक ही जाएगा कोई ना। ये मानवीय स्वभाव है। हाँ। सभी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के हों, सभी चाहते हैं कि हमें मौका मिले। जिसको नहीं मिलेगा वो निराश होगा। भारतीय जनता पार्टी अकेले की बात नहीं है, कोई भी संगठन हो, इवन परिवार की बात। ठीक है अवनीश जी, आप कुछ कह रहे थे सर? हृदय से अभी संतुष्ट करने की बात आप कर रहे थे। देखिए अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात ना करे। अगर अनुशासन, लेकिन सर इसी अनुशासन की बात आप ही के नेता कहते हैं। संगठन के तौर पर कितनी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, ये खुद आपके ही कांग्रेस के नेता कहते हैं। पी चिदम्बरम ने इस बात को कहा है सर। अरे अगर संगठन अनुशासन होता तो अब तक विजय शाह जैसे मंत्री रहे होते क्या, जिन्होंने इतना खराब बयान दिया? क्या जगदीश देवड़ा मंत्री रहे होते? अगर अनुशासन होता तो कई बार आरोप लगा चुके हैं, वो कह चुके हैं बयानों में। तो आपके यहाँ भी तो सर पवन खेड़ा क्या क्या बयान दे देते हैं, वो भी तो नहीं, उनको भी हटा देना चाहिए। पीएम को लेकर क्या क्या बयान देते रहते हैं सर। क्या अजय बिश्नोई पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई ना। और अनुशासन कैडर की बात ना करिए। वो पार्टी है कि जिसने एक चुनी हुई सरकार को गिराकर शायद देश में पहली बार हुआ कि सर ये पहले, अच्छा ठीक है, हम आज सर इसको हम क्लियर कर देते हैं। अविनाश भाई, आज अवनीश भाई इसको हम क्लियर कर देते हैं। आज अवनीश भाई ये क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, क्योंकि विधायक जी भी, पूर्व विधायक भी हैं बैठे, इसको हम क्लियर ही कर दे रहे हैं।
अरे मनीष जी कुछ लेकर जाओ, कुछ ले लो। मनीष जी 16 पूर्व विधायक, 16 पूर्व विधायक लेकिन वर्तमान मंत्री चुनाव लड़े। ये आजाद देश में पता नहीं किस राज्य में कहां घटे, लेकिन मध्य प्रदेश में घटित हुआ। वो पूरे 16 जो मंत्री थे वो कांग्रेस से आए थे। कौन? जो उपचुनाव 28 सीटों पर हुए थे। ये कभी आपने देश में देखा? तो काहे का कैडर, काहे का अनुशासन? अब इसी सबसे जूझना है। आपके लोग आए हैं तो कुछ लेकर आए होंगे, आस लगाए हुए थे, उन्होंने टिकट दे दिया, वो लड़ गए चुनाव। लेकिन अवनीश भाई इसको क्लियर कर दे रहे हैं। अवनीश भाई, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आपने बहुत काफ़ी दिनों से हैं और काफ़ी राजनीति आपने देखी है, आपको हर चीज़ मालूम है। आपको मालूम है ना कि इंदिरा गांधी के समय में कितनी बार सरकारें गिराई गई थी सर? सरकारें गिरती थी तो ईमानदारी से उपचुनाव अच्छा सर, होते थे। ईमानदारी से सरकार गिरती थी। ईमानदारी से कैसे सरकार गिरती है, हमको ये बताइएगा सर। ईमानदारी से कैसे सरकार गिरती है सर? अरे इस तरह से नहीं होता था कि आपने अमरवाड़ा का चुनाव करा दिया, सर आपने ग्वालियर में सर आपको भी याद होगा, लेकिन बीना का चुनाव सर आपको भी याद होगा, बीना का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी को आप लोग भी सुनते हैं, याद होगा। उन्होंने ही कहा था कि एक सीट के लिए मैं रोऊंगा नहीं, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। सर एक सीट के लिए मैं रोऊंगा नहीं, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, ये भी याद होगा। सर ऐसे में तो सर आप, अगर हम इतिहास खंगाले तो सर इतिहास में तो आप भी है ना, आप भी है इतिहास में। बोलो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके शो में आपसे सवाल पूछता हूँ। भाजपा ने 2 चुनाव कराए, बीना क्यों नहीं कराया? जवाब दो आप। वो तो सर भाजपा वाले जवाब देंगे, हमसे क्यों, हम क्या जवाब देंगे? सर हम तो आपसे जवाब पूछेंगे सर, सवाल पूछेंगे सर। अवनीश भाई भाजपा प्रवक्ता का काम कर रहे हो महाराज। अवनीश भाई यही होता है अवनीश भाई, सवाल पूछ ले तो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाती है, तब हम लोग भाजपा के प्रवक्ता हो जाते हैं। कोई बीच में बोलना है, बहुत बढ़िया। अवनीश भाई अगर हम लोग सवाल पूछे तो आप, सर आपने उठाया, मुद्दा उठाया, हमने सीधा से सवाल पूछा, फिर आप जो है आप उस चीज को, आप मुझे बताओ बीना उपचुनाव क्यों नहीं करा पाया? आपकी हिम्मत है तो पूछो आप सरकार सर हिम्मत पे मत जाइए सर आपके सामने घनश्याम जी जवाब दे दीजिए भाई, अवनीश जी का जवाब दीजिए। ठीक है सर, अब जवाब भी ले लीजिए अवनीश भाई, जवाब भी ले लीजिए आप, जो जवाब आपने बीना क्यों नहीं कराया? ठीक है घनश्याम जी जवाब दे दीजिए। ठीक है सर घनश्याम जी, इंदिरा गांधी पर पहुंचे ना आप भी? ठीक है सर सब पहुंचेंगे सर। इतिहास खंगाला जाएगा नहीं। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बात की है सर, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बात की सर इतना पढ़े लिखे हम लोग आदमी है सर, ऐसे नहीं ना, इलिटरेट आदमी नहीं है ना कि बिना पढ़े लिखे यहाँ पर बैठ जाएंगे सर। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात की। ठीक है, आपके जो सवाल है मैं जवाब भी ले लूं सर। तंज मार दिया, ठीक है, बहुत सरकारें गिरी। अब ठीक है घनश्याम जी बिना जवाब दीजिए। ठीक है सर, अब जवाब तो ले लीजिए, घनश्याम जी जवाब दीजिए। अरे बुंदेला जी जवाब दो, विधायक बुंदेला जी जवाब दे दो। वही तो दे रहा हूँ, आप सुनो तो। मुझे बताओ क्यों नहीं उपचुनाव कराया आपने बीना का? भाजपा के विधायक वो काय का लोकतंत्र की बात करते हो? ढोल पीटते लोकतंत्र का झूठे लोग, और साथ में आप पत्रकार भी मिले रहते हैं उनके साथ। अवनीश भाई सर्टिफिकेट की सर इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए सर, इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट है सर, इस तरह के सर्टिफिकेट आप लोग बांटते रहिए। नहीं सर अवनीश भाई, इतना क्रोधित होकर काम नहीं होता है। अवनीश भाई जब आप बात उठाएंगे तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। आप कोई दूध से नहा के नहीं आए सर कि हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। नहीं सर, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे हम, उनसे सबसे पहला सवाल इसीलिए मैंने उनसे लिया था, उसके बाद आपसे लिया सर मैंने। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बात खत्म हो जाए, आप मेरी बात ही खत्म नहीं होने देते, आप बीच में बोलते रहते सर, ये गलत बात है आपकी। और मैंने आपको बोलने पे कब रोका है? मैंने तो आपसे कहा बोलिए, मेरा सवाल पूछिए इनसे। सर मैंने तो पूछा, आप शांत रहेंगे तब तो जवाब मिलेगा। ठीक है घनश्याम जी जवाब दीजिए। अरे बुंदेला जी प्रेम से बात होने दो, उद्वेलित काहे को हो रहे भाई? नहीं हो रहा, डिबेट की तरह होने दो। क्या है आप जो बोल रहे हैं ना, वो इस चैनल के माध्यम से सब लोग सुन रहे हैं। आपने अपनी बात रखी और मेरा समय तो मुझे बोलने दें। अच्छा, आपका उद्वेलितपना होना, आपका जो आक्रोश में होना, ये इस बात का द्योतक है
कि कांग्रेस हमेशा लोगों की आवाज को दबाने का काम करती आई है। ये आपका इतिहास है और इतिहास को आप मिटा नहीं सकते हैं। सबने देखा है 1975 का काम, कैसे आपने आपातकाल लगाया, उस समय किसकी सरकार थी। अरे सुनो सुनो, अरे सुनिए आप, सुनिए आप, अरे आप सुनिए, आपकी सरकार ने आपातकाल लगाया, आपने लोगों को बंद किया, आपने पत्रकारिता को बंद किया, प्रेस को बंद करने का काम किया, आपने लोकतंत्र की हत्या की और आप हमको बताने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को अपना गिरफ्तार की आवश्यकता है और आपको अपना देश माफ नहीं करेगा, लोग माफ नहीं करेंगे आपको। आप निश्चिंत रहें और आप ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, आप इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे और जनता आपको सत्ता में आने देगी। जनता आपको कभी कुर्सी नहीं देने वाली है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, ये आपका और आपकी पार्टी का कृत्य रहा है और इसलिए सोचो समझो। ठीक है सर, ठीक है सर, समय कम है, समय हमें बस इतने की इजाज़त देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, यही है सत्ता पक्ष, यही है विपक्ष और इसी तरह सत्ता पक्ष विपक्ष जो है वार पलटवार करता रहेगा और इसी तरह की चीज़ें दिखती रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल के सामने तो चुनौती रहेगी कि कैसे संगठन को आगे बढ़ाया जाए और अपने लोगों को लाया जाए और भी जो लोग आएंगे संगठन के अंदर और भी जो लोग जुड़ेंगे उनको कैसे तरजीह दी जाए, कैसे उनको सम्मान दिया जाए। इस तरह की कई ऐसी चुनौतियां हैं जो उनके साथ जुड़ी रहेंगी और ऐसे में देखना होगा इन चुनौतियों को किस तरह से पार करते हैं हेमंत खंडेलवाल। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।